हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम फिजिक्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्विक रिवीजन लेके आए हैं जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको जरूर पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। तो देखिए इसमें सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं कि टाइम वेस्ट नहीं हो। चलिए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है और उनको कैसे करना है। तो देखिए पहले आता है कि चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और ये चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें से हम पढ़ते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या रहते हैं, क्वांटाइज्ड रहते हैं, एक पैकेट फॉर्म में रहते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और इस ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इस 10⁻⁻19 कूलम को फाइंड आउट किया था मिलीकर ने। इसने किया था मिलीकर ने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मैंने एक यहां पर पुट किया कि इससे न्यूमेरिकल क्या बन सकता है। तो पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम, तो Q इज इक्वल टू NE। N हमें फाइंड आउट करना है, तो Q डिवाइड में E, E की वैल्यू पुट की। ये ध्यान रहे यहाँ पर 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, है ना। पॉइंट हटाया 10 डिवाइड में 16, इसको डिवाइड करने के बाद 0.625 आएगा। 10⁻19 1 0 यहां से कैरी किया, 6.25 इंटू 10⁻18 हो गया। इतने चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखिए पोटेंशियल क्या होता है कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क अपॉन में चार्ज, जूल पर कूलम, इसकी यूनिट बनती है वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेम फील्ड के अंदर जब चार्ज को मूव करवाते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज VB माइनस VA। VB और VA क्या है, A पॉइंट पे पोटेंशियल और B पॉइंट पे पोटेंशियल है। ठीक है। तो यहां पर वर्क अपॉन में चार्ज आ गया आपका, वर्क यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम, यूनिट वोल्ट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इससे आपका न्यूमेरिकल आने के चांस नहीं है। फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q बाई टी। चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। जब इनको लिखते हैं तो इस यूनिट को क्या बोला गया, एम्पियर, उनके क्रेडिट में, तो इसकी यूनिट एम्पियर हो गई। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। देखिए डायरेक्शन मैंने लिखी है कन्वेंशनल करंट। आप जो 10th में पढ़ते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। और एक करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक। यदि हम करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ले तो वो करंट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, आ गया होगा सभी को समझ में। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ। अब एक डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए क्या है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके फॉर्मूले में जो वैल्यू जो उनको 1 कर दीजिए। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। सर्किट आपसे पूछ लिया जाए कि सर्किट क्या होता है, तो एक सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या क्या कंपलसरी कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे सेल, यहाँ पर एक सेल है, 2-3 लगाएंगे तो बैटरी बन जाएगा, है ना। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। एक एम्पियर, देखो एमीटर लगाया हुआ है करंट मेजर करने के लिए। तो यहां से ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि सर्किट में एमीटर का यूज क्या है और किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो सर्किट में एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और ये करंट मेजर करता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है सर्किट के, और इसकी जो मेजरमेंट है वो किसको करता है, पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कोई भी आप बल्ब लगा दो, कोई भी इक्विपमेंट्स लगा दो, ये आपका कंप्लीट हो गया सर्किट। फिर और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्टेट ओम्स लॉ। डिफाइन करना है उसके क्या ओम्स लॉ होता है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिखना है आपको। किस पे लिखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर या कंडक्टर। ठीक है। तो यहां पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो I इसके डिवाइड में चला जाएगा और इधर एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR।
इसी से आई निकालोगे तो V बाई आर हो जाएगा, आर होगा तो V अपन में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्वेश्चन, जैसे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो आपसे पूछा कि करंट क्या होगा, तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि V बाई आर 10/2 5 एम्पियर आ गया। यहां से भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है वो इस ओम्स लॉ के ग्राफ से बनता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि वी आई कर्व आपको बना देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा, 2 या 3 रेजिस्टेंस दे देगा। तो आपको चेक क्या करना है, आपको देखना है कि यहां पर यदि 2 या 3 भी बना देता है तो आपको देखना है कि किसका एंगल बड़ा बन रहा है और किसका छोटा बन रहा है। एंगल आपको आई वाले एक्सिस के साथ देखना है, कई बार चेंज कर देता है, यहाँ आई और यहाँ भी लिखेगा, तो आपको एंगल इधर से मेजर करना, मतलब जहां पर करंट है डिनोट उस एक्सिस से आपको एंगल मेजरमेंट करना है। जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वी आई जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में हम समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ चार्ज, ब्रेक है, एक बैरियर है चार्ज के फ्लो होने में, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है ओम। ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है और उसके एरिया हो पे, क्रॉस सेक्शन पे। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ाएंगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि यदि आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, मतलब वायर को मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और वायर को पतला रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप देखिए फ्यूज वायर जब भी बनाया जाता है, फ्यूज वायर जब भी बनाया जाता है तो उसको बहुत पतला रखा जाता है कि उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट होगा उसमें, और जब ज्यादा करंट पास होगा, लिमिट से ज्यादा करंट पास होने लगेगा तो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारे अप्लायंसेज में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो यहां पर रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब देखो रेडियस गिवन हो तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर आप यूज करेंगे फॉर्मूला, डायमीटर गिवन हो तो 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर मैंने आपके लिए बना दिया है, आप इसको डायरेक्ट डायमीटर गिवन हो तो ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायमीटर से क्या फाइंड आउट करो, रेडियस, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रो रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मेटल चेंज करोगे तभी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वैसे मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। हाँ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। आपके पास आ जाए कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, आप क्या बोलोगे कि 1 ओम एक रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ है, एक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 ओम। इन दोनों को 1 ओम कर देंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब यहां पर क्या है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि कई बार ये क्वेश्चन दे देता है कि वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो, वायर की लेंथ बढ़ाने के 2 तरीके, एक तो क्या है कि उसके एरिया में चेंज नहीं करना, हमें क्या करना है, ज्वाइंट करके वायर को बढ़ा देंगे, उसमें लेंथ इंक्रीज होगी बट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तब तो आपका रेजिस्टेंस जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। लेंथ को आप डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस पहले जितना था उतना ही डबल हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस को बीच में से कट कर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस पहले R था, अब R/4, R/4, R, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R/4 होगा। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था कि एक वायर है जिसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 5 में डिवाइड करने के बाद उसका रेजिस्टेंस R/5, R/5, R/5 छोटे छोटे टुकड़ों का हो जाता है। बट यदि आप उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करो, देखो जब किसी चीज को खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खींचने पे कम होगा और कंप्रेस करने पे बढ़ेगा, तो लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है। यदि सपोज मैंने ये रेजिस्टेंस इसको खींच के डबल कर दूं तो क्या होगा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा और लेंथ बढ़ेगी, तो इसका रेजिस्टेंस R है, जब मैं स्क्वायर डबल करूंगा लेंथ को तो डबल नहीं होगा रेजिस्टेंस, 2 का स्क्वायर n स्क्वायर टाइम्स होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4R हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होता है सभी रेजिस्टेंस में और सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लिए,
बैटरी से पोटेंशियल V मिला जो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको ड्राइव करके देखना है। आपको देखना हो तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इसकी डेरिवेशन चेक कर सकते हैं। वैसे ही यदि n इक्वल हो, यदि जितने भी रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाए वो सारे के सारे इक्वल है, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका n टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या कि 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस उसका 20 ओम होगा। 2 + 2 10 टाइम्स करो या 2 × 10 कर दो, तो इसीलिए मैंने बताया कि nr हो जाता है। यहां पर एक रिजल्ट निकल के आता है कि जब भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, बढ़ता है। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल सभी का सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम रहता है, बट करंट अलग अलग होता है, करंट डिफरेंट। क्योंकि देखो यहां पर किरचॉफ्स लॉ लग जाता है बेटा, वो नहीं पता कैसे समझिए कि ये वायर आया, ये वायर इन तीन में डिवाइड हो गया तो करंट भी तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दो पॉइंट के बीच में आता है, तो पॉइंट दोनों का सेम है, तीनों रेजिस्टेंस सेम पॉइंट्स के बीच में, इसलिए पोटेंशियल सेम और करंट क्या हो गया, अलग हो गया। जब यहां पर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको इससे प्रूव करते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगेन कि आप पीछे चैप्टर आप सर्च करना और देखिए उसके अंदर, वहां पर आपको इसके दोनों की डेरिवेशन मिल जाएंगे। अब मैंने देखो क्या किया कि कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी और ऐसे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे आपके, तो आपको करना क्या है कि दो रेजिस्टेंस हो तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। हाँ, ये आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं, इससे आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे। ये लिखो, चाहे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें। तीन रेजिस्टेंस हो पैरेलल में तो उस केस में R1 R2 R3 अपॉन में दो दो का पेयर बनाइए बेटा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये तीन से ज्यादा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के नहीं आएंगे। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए जूल्स ने बताया कि जब वायर में करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट किस किस पे डिपेंड करती है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इन्होंने बताया कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। उस वायर में या कंडक्टर में जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स हीट प्रोड्यूस हो रही है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कितने टाइम के लिए हीट सप्लाई और करंट पास हो रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहां से हम देखते हैं तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला बनता है। देखिए आई और आर की जगह वी रख देता हूं तो एक फॉर्मूला बन जाता है वी इंटू आई इंटू टी, और आई की जगह वी बाई आर रखेंगे तो हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। यदि ये जूल्स लॉ आपके आता है तो इसकी यूनिट जूल होती है, और ये कंप्लीट तीनों फॉर्मूले आपको वहां पर लिखने होंगे, यूनिट जरूर लिखनी है। किसी भी फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करे तो यूनिट का ध्यान रखिए आप। फिर आता है पावर। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, हीट की फॉर्म में, इसलिए मैंने यहां लिखा हीट या एनर्जी अपॉन में टाइम। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम, जो आप कमर्शियल यूनिट के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करने में यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं, एक बल्ब है 100 वोल्ट का, वो डेली 10 घंटे जलाते हैं, तो 10 दिन में उसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी, तो आप क्या करोगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम, एनर्जी हो गया कितने दिन 10 डेज, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा। यहां मैं इसको फॉर्मूले को पुट करता हूं, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल तो आई स्क्वायर आर बनेगा। पावर का एक फॉर्मूला वी इंटू आई और बी स्क्वायर बाई आर। ये कह सकता हूं कि हीट में जो टाइम है उसको हटा दो तो हमारे किसके फॉर्मूले बन जाएंगे, पावर के। देखिए पावर में एक यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है कि हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो आपने 1 kWhr होता है, वो एनर्जी को बता रहा होता है। जब हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तब उस रीडिंग एक यूनिट आती है, और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए वोट पावर की यूनिट होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। यदि कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है, तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैंने पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको जरूर करने हैं। एक तो आप इस रेजिस्टेंस के एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, इसके न्यूमेरिकल आप करिए। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और थर्ड न्यूमेरिकल आपको ये वाले न्यूमेरिकल करने हैं कि दो बल्ब है जिनकी रेटेड है वह 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, 90 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। अब इनको पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करने पे कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक स्टेप ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे दे दे आपको
उसकी रेटेड पावर दे दे और उसका वोल्टेज, तो आप उस वोल्ट और पावर से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जितने भी हैं, 2 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप सीरीज या पैरेलल। अब उनका क्या करो, सीरीज में बोले तो पहले दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे, ऐसा वीडियो भी मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हैं। और पैरेलल में भी, तो आप क्या करेंगे, सीरीज वाले में पूछे तो दोनों को रेजिस्टेंस निकाल के सीरीज में ऐड करेंगे, देन फिर दोबारा पावर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल में तो उसको रेजिस्टेंस जो आएगा, सेम प्रोसेस है, रेजिस्टेंस आपको दोनों में ही फाइंड आउट करना है। यदि वो पैरेलल में पूछ रहा है तो उन रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे, और सीरीज में पूछ रहा है तो सीरीज में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से पावर कैलकुलेट करेंगे जिस वोल्टेज पे वो पावर फाइंड आउट करवाना चाहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।